नमस्ते दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी बात है कि एक सिटिंग सीएम को जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया है। आजाद भारत में काफी कम बार ऐसा हुआ है कि पद पर आसीन किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में आगे का रास्ता भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अरेस्ट किया है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी पार्टी की बड़ी नेता के कविता का भी शराब घोटाले में ही अरेस्ट हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर थे। इनकी रिमांड को बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सीएम की कुर्सी से बैठकर जनता को संदेश देती हुई भी दिखाई दी, जिससे लोगों को लग रहा है कि शायद वह सीएम का पद अरविंद केजरीवाल के बाद संभालेंगी। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े चेहरे फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और आम आदमी पार्टी से आम आदमी का भरोसा भी उठता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के मन में इस बात का भी रोष साफ नजर आ रहा है कि आखिर उन्होंने फ्री के माल के चक्कर में कैसे नेता को कुर्सी पर बैठा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छूट पा रहा। पहले शीश महल और अब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने से लोगों में उनके खिलाफ काफी गुस्सा है। अब सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर यह सारा विवाद है क्या? किस बात को लेकर सियासी ड्रामा चल रहा है? ये नई वाली शराब नीति थी क्या? सरल शब्दों में सारा विवाद समझने की कोशिश करते हैं। असल में 3 साल पहले 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी थी। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया और कहा गया कि आप हर एक जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। और इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। एक बड़ा बदलाव ये भी होने वाला था कि जो भी शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर की थी, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। दूसरे शब्दों में, जिस शराब कारोबार में पहले सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति के तहत उसे ही खत्म कर दिया गया। इसे और आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि नई नीति लागू होने से पहले तक दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं, वहीं 40% प्राइवेट द्वारा ऑपरेट की जाती थी। लेकिन नई नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट करने की बात हुई। अब केजरीवाल सरकार ने अनुमान ये लगाया था कि इस नीति के बाद 3500 करोड़ का सीधा फायदा होगा। और बड़ा बदलाव ये देखने को मिला था कि नई नीति के बाद शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता था उसकी फीस कई गुना बढ़ा दी गई थी। तकनीकी भाषा में उसे L1 लाइसेंस कहते हैं, जिसके लिए कई दुकानदार पहले 25 लाख रुपए तक देते थे, बाद में 5 करोड़ तक देने पड़ रहे थे। अब विवाद इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी के आरोप लगने लगे। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 750 ml की जो एक बोतल थी शराब की, उसका दाम पहले 530 था, उसे बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। उस वजह से एक रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर 363.27 रुपए तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब ये था कि रिटेल कारोबारी को 10 गुना तक का फायदा पहुंच रहा था, लेकिन सरकार को जो पहले 329.89 रुपए का फायदा मिलता था वो घटकर 3.78 तक ही रह गया। इसी वजह से कहा गया कि सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब एक सवाल ये उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे इस मामले में फंस गए। असल में कुछ दिन पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था। उनके एक अकाउंटेंट हैं बुच्ची बाबू। ये वही शख्स हैं जिससे ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। सवाल जवाब के दौरान उसने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। उसने दावा किया था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक राजनीतिक समझ चल रही थी। एक बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया था। पता ये चला कि दिनेश अरोड़ा ने भी सीएम से मुलाकात कर रखी थी। इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस के सांसद
मुंगुट्टा, श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच में भी कई बार मुलाकातें हुई थी। रेड्डी शराब कारोबार में एंट्री चाहते थे। दावा यह भी है कि सीएम ने पहले उनके नाम को आगे किया था और उनकी तरफ से यह स्वागत भी किया गया। ईडी जांच का एक पहलू ये भी बताता है कि एक्सरसाइज पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल साथ में काम कर रहे थे। ऐसे में अगर सिसोदिया पर कोई आरोप लगे तो सीएम से पूछताछ लाजमी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने का समय लगभग एक है। जर्मनी, अमेरिका ने इस पर सवाल उठाए तो सरकार ने दोनों देशों के राजदूतों को बुलाकर फटकार लगाई। फिर भी अमेरिका ने कहा कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को भी इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिका और जर्मनी के बयानों तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मामला अब और भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब भारत सरकार के कड़े रुख की परवाह न करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी शक जताया है कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव निष्पक्ष न हो। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने केजरीवाल और कांग्रेस के सपोर्ट में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा करेगा। दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या वास्तव में किसी स्टेट का सीएम इतना बड़ा है, यानी उसका कद इतना बड़ा है कि वह विदेशों तक उसके लिए, उसके फेवर में बयानबाजी कर रहे हैं? क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल की पहुंच इतनी दूर तक है? यदि हाँ, तो क्या यह सोशल मीडिया पर चल रही उस थ्योरी को साबित नहीं कर रहा जो अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को विदेशों से फंड मिलने की बात बोल रही है? यहाँ अब एक पेच ये भी फंसता है कि हाल ही में अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2014 से 2022 के बीच $16 मिलियन यानी 134 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। पन्नू के अनुसार खालिस्तान समर्थकों ने दिल्ली बम धमाके के आरोपी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के एवज में यह राशि केजरीवाल को दी थी। खालिस्तान समर्थन की पुष्टि अरविंद केजरीवाल के पूर्व साथी रहे कुमार विश्वास भी पहले अपने बयानों में कर चुके हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे अभी हाल ही में ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आदेश कैसे पारित किया, इसकी जांच भी फिलहाल ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी का कहना है कि उनके पास ना तो कोई पेपर था और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे वे आदेश पारित कर सकें। तो यह आदेश कैसे पारित किया गया, इसकी जांच की जा रही है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि मुख्यमंत्री के सहयोगियों और कर्मचारियों के फोन क्यों फॉर्मेट किए गए या उनके फोन क्यों बदले गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी की रिमांड में है। ऐसे में कोई ऑर्डर देते हैं तो यह कानूनन गलत है और इसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस केस में अभी बहुत से पन्ने खुलना बाकी है। मीडिया और आम आदमी की नजर इस पर भी लगातार बनी रहेगी।